हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। अपने इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जो विद्युत धारिता चैप्टर है उसके कुछ एग्जाम्पल किए थे। आज कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल अपने देखते हैं। उनमें से एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आपके सामने है कि ये एक सर्किट गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है कि x व y के बीच तुल्य धारिता कितनी है। इट मीन्स x और y के बीच तुल्य धारिता अपने को फाइंड आउट करनी है। ये x पॉइंट है और ये y पॉइंट है, इसके बीच तुल्य धारिता कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी और उसका यूज इस तरह के डायग्राम आपको कहीं भी दिए हो उसमें यूज करना है आपको। इस जो पॉइंट जॉइंट है, जैसे ये कहें कि एक ब्रांच है, इसमें से जो जो ब्रांचेज निकल रही हैं उनको नंबर देते हैं अपने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक है, इस तरह का जो कहीं भी डायग्राम दिखता है आपको तो उसमें पॉसिबिलिटी व्हीटस्टोन सेतु की, व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसका जो पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमम बनती है। तो उसको कैसे करेंगे अपने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। आपको क्या करना है, नंबर 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ नहीं देना है, 3 यहाँ और 4 यहाँ, ऐसा करना है। फिर अपने देखते हैं 1 और 2 के बीच 10 माइक्रोफेरेड, सारे 10 माइक्रोफेरेड है, 10, 10 और 10, वो तो तीनों सेम ही है। तो 1 और 2 के बीच कितना है, 10 माइक्रोफेरेड। तो 1 और 2 के बीच अपने 10 माइक्रोफेरेड कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर। 2 और 3 के बीच फिर से 10 माइक्रोफेरेड, 2 और 3 के बीच ये 10 माइक्रोफेरेड। 3 और 4 के बीच फिर से 10 माइक्रोफेरेड है, तो ये 10 माइक्रोफेरेड। ये आ गया सर्किट कंप्लीट। अब देखिए 1 और 3 के बीच डायरेक्ट वायर से कनेक्टेड है, बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं है, तो ये 1 और 3 के बीच डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। सिमिलरली 2 और 4 के बीच डायरेक्ट कनेक्ट है, तो 2 और 4 के बीच में अपने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। ये पॉइंट अपना जो ऑलरेडी था x और जो इस साइड पॉइंट है वो y है। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट सर्किट अपनों ने यहाँ बना दिया। अब क्या करना है, अपने को चेक करना है कि इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा। ठीक है, ये तीनों सेम है, 10 माइक्रोफेरेड, ये भी 10 माइक्रोफेरेड है, ये भी 10 माइक्रोफेरेड और ये भी 10 माइक्रोफेरेड। अब देखिए, ध्यान से देखो आप, 2 और 3 नंबर पॉइंट जो अपनों ने नंबर दिए हैं, 2 और 3 के बीच लेफ्ट साइड में एक कैपेसिटर है, यहाँ बीच से एक कैपेसिटर और राइट साइड में देखें तो एक कैपेसिटर है। यानी इसके इक्विवेलेंट एक सर्किट अगर बनाएं अपने, तो उसको कैसे बना सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं उसको। लेफ्ट साइड में जो मैंने बताया, ये वाला इस ब्रांच में 10 माइक्रोफेरेड, बीच से है वो वापस से 10 माइक्रोफेरेड, और राइट साइड में अगर देखें तो वो भी 10 माइक्रोफेरेड, ये भी 10 माइक्रोफेरेड। इनके इक्विवेलेंट, इनके बीच अपने को निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप देखोगे कि पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों पैरेलल में है, समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में 3 कैपेसिटर हो या रेजिस्टेंस हो तो अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। अगर कैपेसिटर की बात करें, 3 पहला, दूसरा और तीसरा है, समांतर क्रम में है, तो कितना आता है, C = C1 + C2 + C3, और यहाँ 10 है तो 10 + 10 + 10 यानी कि 30 माइक्रोफेरेड। तो ये इसका आंसर है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट अपनों ने बनाया। देखने से पता नहीं लग रहा कि ये श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में। आपको पॉइंट नंबर देते हुए इस तरह से सर्किट डायग्राम बनाओगे और फिर अपने को पता लग रहा है कि ये तीनों समांतर क्रम में है। क्यों है समांतर क्रम में, एक बार फिर से देख ले कि इस ब्रांच में एक कैपेसिटर है। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम कह सकते हो आप, क्यों, क्योंकि एक सीधे तार से जुड़ा हुआ है, बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। तो इसमें कितना हुआ, एक कैपेसिटर, इसमें एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है और इसमें भी एक कैपेसिटर। तो इसको इस रूप में बना सकते हैं। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ये है और इसका ये है। अल्टीमेटली अपने पास आता है 30 माइक्रोफेरेड। क्लियर है। तो इस तरह के जो भी डायग्राम आते हैं इस तरह का, तो आपको ये सोचना है कि इसमें व्हीटस्टोन सेतु कहीं ना कहीं किस प्रकार बन सकता है। यहाँ कैपेसिटर इस तरफ और इस तरफ नहीं है, तो ये व्हीटस्टोन सेतु तो नहीं है, लेकिन ये समांतर क्रम का एग्जाम्पल है। अब आते हैं अपने कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जो आपकी बुक में गिवन है। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल नंबर अपने कंसीडर करते हैं 4.3। एग्जाम्पल 4.3 इसमें गिवन है, यदि एक गोलीय चालक की वायु में धारिता है, यानी निर्वात या वायु में धारिता वो दे रखी है आपको 2 पिकोफेरेड। इसे किसी माध्यम में रखने पर इसकी धारिता 12 पिकोफेरेड हो जाती है। यानी माध्यम में अगर रखें, CM से कर देते हैं अपने, तो इसकी धारिता हो जाती है 12 पिकोफेरेड। तो माध्यम के प्रावैद्युतांक का मान कितना होगा। माध्यम का प्रावैद्युतांक मीन्स आपको εr फाइंड आउट करना है। अब गोलीय चालक की अगर बात करें तो आप जानते हो
कि गोलीय चालक की धारिता, उसका फॉर्मूला ऑलरेडी अपने पढ़ चुके हैं, और वो भी कहाँ, हवा में बात कर रहे हैं अपने, हवा में या निर्वात में हो तो उसका फॉर्मूला होता है C = 4πε0 r। गोलीय चालक की धारिता का ये फॉर्मूला है, ठीक है। और C0 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, C0 की वैल्यू आपको 2 पिकोफैरेड गिवन है, ठीक है। इसको अपने कंसीडर करेंगे। एक चीज़ और अगर देखें, अगर हवा की बात करें तो ये फॉर्मूला काम आता है अपने पास। अगर यही हवा की बजाय कोई माध्यम होता, माध्यम में धारिता कितनी हो जाती है, जो Cm से लिखा है अपनों ने, वो εr × C0, यानी हवा में जितनी धारिता है उसका εr से मल्टीप्लाई कर दें, परावैद्युतांक से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो बन जाती है अपने पास Cm, यानी माध्यम की उपस्थिति में धारिता, संधारित्र की धारिता। अब ये वैल्यूज अगर पुट करें, अपने को फाइंड आउट क्या करना है, εr, परावैद्युतांक अपने को फाइंड करना था, तो εr = कितना आ गया, Cm/C0। वैल्यू पुट करो, Cm आपको गिवन है 12 पिकोफैरेड, 12 पिकोफैरेड अपॉन C0, ये 2 पिकोफैरेड, पिको में है तो कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 6, εr = 6। और इसका कोई मात्रक नहीं होता जैसे अपने जानते हैं। तो यहाँ अपने को फाइंड करना था माध्यम के परावैद्युतांक कितना होगा, तो परावैद्युतांक कितना आया अपना, 6 आया। इट मीन्स एक पहले से अपने जानते हैं कि कोई भी माध्यम में निर्वात में है, अगर संधारित्र के बीच कोई माध्यम नहीं है, और फिर अपने परावैद्युतांक रख देते हैं, तो धारिता परावैद्युतांक जितना है उतने गुना बढ़ जाती है। जैसे यहाँ बात करें 6 है तो 6 गुना धारिता में वृद्धि हुई है। तो ये बड़ा एक से अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से करें। नेक्स्ट आता है अपने पास एक और एग्जाम्पल 4.6 देखते हैं। स्टूडेंट्स, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल्स सोल्व करेंगे उतनी ज़्यादा फिजिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो इनसे न घबराएं, एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो भी आपको जहाँ कहीं भी मिलते हैं उनको ज़रूर सोल्व करें। एग्जाम्पल 4.6 चेकआउट करते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा इनके बीच की दूरी D है। आपको दिया हुआ है कि समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको A, और प्लेटों के बीच की दूरी वो दी हुई है आपको स्मॉल d। क्लियर। अब यदि प्लेटों का क्षेत्रफल 2 गुना, अब सेकंड केस क्या लेते हैं अपने, कि क्षेत्रफल है वो पहले से 2 गुना, पहले A था 2 गुना ले लिया जाए, और उनके मध्य की दूरी d' वो कितनी कर दें, आधी कर दें, पहले से आधी कर दी जाए, तो संधारित्र की धारिता अपने प्रारंभिक मान की तुलना में कितनी हो जाएगी, यानी पहले जो धारिता थी उसकी बजाय अब कितनी हो जाएगी। अगर ये केस है तो अपने जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला C = ε0A/d, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए कि पहले क्षेत्रफल ये है, बाद में इतना है, तो आपको क्या करना है, 2 पार्ट में उसको करना है। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में। यहाँ धारिता ये है, निर्वात के केस में C = ε0A/d। यहाँ क्या चेंज किया है, तो निर्वात ही, लेकिन इसकी धारिता C' अपने को फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, ε0A'/d'। यहाँ इस इक्वेशन नंबर 1 इसका यूज़ करेंगे अपने। ये वैल्यूज़ पुट करो, C' = ε0, A' की वैल्यू कितनी है 2A, अपॉन D' की वैल्यू कितनी है, D/2 है, 2 को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो 2 यहाँ आ गया। तो C' = क्या आ गया अपने पास, 2 × 2 4 ε0A/d। और ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी क्या बन गई, यहाँ से देखो इक्वेशन 1 से ε0A/d बन गया C, तो C' = आ गया अपने पास 4 × C। इट मीन्स धारिता कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। अगर उसका क्षेत्रफल दुगना कर दिया जाए और अगर डिस्टेंस है वो आधी कर दी जाए तो इसकी धारिता 4 गुना हो जाती है। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4.6। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, 4.10, एग्जाम्पल नंबर 4.10। ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड है। इसमें क्या गिवन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेट का क्षेत्रफल आपको गिवन है,
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हो रही है, समांतर प्लेट संधारित्र। इसका प्लेट का क्षेत्रफल है वो गिवन है आपको 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर, तथा प्लेटों के मध्य की दूरी का मतलब d गिवन है आपको 0.01 मीटर। प्लेटों के मध्य 6 mm मोटाई, t 6 mm, इसको कन्वर्ट करें 10⁻³ मीटर। एबोनाइट प्लेट रखी जाती है जिसका पराविद्युतांक भी आपको गिवन है εr = 3। तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए, ये एक्चुअल में कंडीशन कौन सी है, समांतर प्लेट संधारित्र, ये अपने पहले कर चुके हैं। और इसके बीच में एक स्लैब रखी हुई है पराविद्युतांक की, कितनी मोटाई की, t मोटाई की, और ये डिस्टेंस कितनी है, d है, टोटल डिस्टेंस d, और कितने मोटाई की है, t मोटाई की पराविद्युतांक पट्टिका रखी हुई है जो कि एबोनाइट की गिवन है अपने को। तो इसकी धारिता फाइंड आउट करना है c। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है कि आंशिक रूप से अगर कोई पट्टिका रखी हुई है पराविद्युतांक की तो धारिता कितनी होती है, इसका फॉर्मूला अपने पहले देख चुके हैं। ε0a, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ε0a/d - t + t/k, k या εr, जो आप लिखना चाहो। εr लिखते हैं तो εr, अदरवाइज k भी यूज़ कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए अपने को सोल्व करना है। c = सारी वैल्यूज़ पुट करनी है अपने को, सारी वैल्यूज़ गिवन है। ε0 पता है, a गिवन है, d, t और εr। सारी वैल्यू अगर पुट करते हैं अपने, तो देखिए ε0 होता है अपने पास 8.85 × 10⁻² इंटू a गिवन है 2 × 10⁻² अपॉन d 0.01 -4 इंटू ये गिवन है 6, तो 6 इंटू d - t था अपने पास, तो 6 × 10⁻³ प्लस t/ε0, t कितना, अगेन यही 6 × 10⁻³ अपॉन εr की वैल्यू गिवन है 3। तो इसको सोल्व करना है अपने को। इसको सोल्व करोगे तो अल्टीमेटली आपके पास आफ्टर सॉल्विंग इट 29.5 × 10⁻² फैरड, इसका मात्रक धारिता का फैरड होता है। और इसको अगर आप 29.5 10⁻² को लिख सकते हैं पिको फैरड। तो इसका आंसर आता है अपने पास 29.5 पिको फैरड। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें ये कौन सा है पार्ट जिसमें आंशिक रूप से कोई प्लेट रखी हो पराविद्युत पदार्थ की, तो उसके लिए धारिता फाइंड आउट करनी है। तो c = ε0a/d - t + t/εr, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। स्टूडेंट्स, अब अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 4.14 है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसेप्ट पर बेस्ड है, इसमें मैथमेटिक्स का भी यूज़ है। ये एक एग्जाम्पल गिवन है आपको कि a व b के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए सर्किट पे ध्यान दीजिए, इसका a पॉइंट ये है, b पॉइंट ये, ये कैपेसिटर है c, हर कैपेसिटर की वैल्यू जो कैपेसिटेंस है वो c गिवन है। और यहाँ चेक कीजिए आप, ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, इट मीन्स इसमें ये सीरीज है, ये कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। ये जो चेन है ये रुक नहीं रही, यहाँ तक इनफाइनाइट तक है। तब अपने को कहानी समझ नहीं आती कि ये एक्चुअल में है क्या, इनफाइनाइट तक जा रहा है तो श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, सीरीज, पैरेलल का कोई आइडिया नहीं रहता अपने को कि कैसे इसको सोल्व करें। ठीक है, तो इसको करने से पहले एक जनरल चीज़ बताता हूँ मैं आपको, आंसर आप ही दोगे मुझे, कि एक बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें से आपने 1 गिलास पानी निकाल लिया। ठीक है, एक बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें से 1 गिलास पानी आपने निकाल लिया, तो उसके पानी की क्वांटिटी अगर तुलना करें तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। सोचिए, इतना बड़ा अथाह समुद्र है और उसमें से 1 गिलास पानी निकाल लिया आपने, तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें हज़ारों लाखों करोड़ों लीटर पानी है। उसमें से 1 लीटर, आधा लीटर या 1/4 लीटर आपने पानी निकाल लिया, तो उसके जो वॉल्यूम है, उसका जो पानी है, उसकी क्वांटिटी पर नेग्लिजिबल, नाम मात्र का फ़र्क पड़ेगा या फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी कह सकते हो आप। उसी कंसेप्ट का यहाँ यूज़ करना है कि समुद्र में से 1 गिलास पानी निकालने वाली बात है, वो सेम यहाँ पर कैसे है। यहाँ देखिए, अनंत की तरफ जा रही है। अगर मैं कहूँ कि दूसरा एग्जाम्पल कि अनंत में से 1 माइनस कर दो तो क्या बचेगा,
अनंत एक संख्या नहीं है वास्तव में जैसे अपने जानते हैं, लेकिन अनंत में से एक माइनस करें तो क्या बचेगा, अनंत ही बचेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो इनफाइनाइट है, उसका कोई अंत नहीं है, इसीलिए अपने अनंत कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये एक सर्किट डायग्राम है जो कि कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब इसकी चयन पर गौर कीजिए थोड़ा सा। जैसे ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, ये बन रहा है, एक जैसी चयन कहाँ से शुरू हो रही है, ये कैपेसिटर है सी, फिर सी, फिर जैसे सी और सी है वैसे की वैसे यहाँ शुरू हो गई, देखो सी फिर सी, फिर आगे सेम वैसे ही है। इस पूरे की कैपेसिटेंस, पूरे की कहाँ, इस पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस जो धारिता है वो अपने एज्यूम करते हैं कि C1 है। इसको क्या एज्यूम किया अपनों ने, पूरे सर्किट की धारिता को C1 मान लिया अपनों ने, किसकी, पूरे की। जैसे मैंने बताया कि समुद्र में टोटल पानी कितना है, वो C1 है। अब इस C1 में से जैसे मैंने बताया कि यहाँ जैसे इधर से आया आप तो पहला कैपेसिटर ये, फिर ऐसी की ऐसी चैन यहाँ से शुरू है C और C ऐसे। इसका मतलब इस पॉइंट को नाम देते हैं अपने P और Q, या इसको मैं डैश डैश से शो करता हूँ। ये वाला पार्ट है जो डैश डैश राइट साइड में है और अनंत तक कवर कर रहा है, इसकी धारिता कितनी होगी, इस वाले पार्ट की धारिता कितनी होगी। जैसे मैंने बताया कि पूरा समुद्र है, उसमें से एक गिलास पानी निकालिए। एक गिलास पानी का मतलब है इस जो डैश डैश के इससे लेफ्ट वाला सर्किट है, इसको अगर निकाल दें अपने, तो जो बचा हुआ है उसकी धारिता कितनी होगी, वो भी C1 ही होगी। बात समझ आ रही होगी भाई। टोटल सर्किट है, उसकी धारिता कितनी है, C1। उस टोटल सर्किट में से इतना सा हटा दो आप तो भी बचा हुआ है वो अनंत तक है, तो उसकी धारिता भी कितनी होगी, C1 ही होगी। क्लियर है। अब इसका यूज करना है अपने को। इसके इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, देखो ये A और ये B, सेम यही बना रहा हूं मैं वापस से। यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ एक कैपेसिटर है, और इस सर्किट की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, C1। ये तो था C, ये था C और ये C1। ठीक है, बात समझ आ रही होगी, अच्छे से आई होगी कि इस सर्किट की जो डैश डैश से के अंदर है, इस बॉक्स के अंदर कह लो, इसके अंदर जो है इसकी धारिता कितनी है, C1। तो अपनों ने C1 लिख दिया। फिर इस तरफ चले तो C और ये C और C A B, इसको रिप्लेस कर दिया अपनों ने C1 से। ठीक है, फिर वापस से बता रहा हूं आपको कि पूरा समुद्र था, उसमें से इतना सा माइनस कर दो तो भी धारिता धारिता पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर आपसे पूछे कि ये तो थी C1 है, ठीक है, डैश डैश, और टोटल की धारिता कितनी थी, टोटल की वो भी C1। इसका मतलब अगर आप इसकी धारिता निकालते हो टोटल की तो कितनी आएगी, वो भी C1 ही आएगी। ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है, इस टोटल की धारिता निकालेंगे और उसको किसके बराबर रख देंगे, C1। अब कंफ्यूज मत हो ना कि यहाँ भी C1 और टोटल भी C1, बात वही है। समुद्र शुरू में था तो भी उसकी धारिता या पानी C1 है और बाद में भी C1 है, उसका यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों श्रेणी क्रम में, दो संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में है तो धारिता कैसे निकालते हैं, जैसे C1 और C2 है तो C1 C2 अपन C1 प्लस C2, या 1/C इजिकल टू 1/C1 प्लस 1/C2। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इन दोनों की धारिताओं को कैलकुलेट करें श्रेणी क्रम में होने के कारण, कौन कौन सा, ये और ये, तो इनकी टोटल धारिता कितनी आएगी, C1, यानी दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का ऐड, C प्लस C1। इन दोनों का निकाल लिया, जो रिजल्ट आया उसके समांतर क्रम में ये C है। समांतर क्रम में अगर दो संधारित्र है तो क्या करते हैं अपने, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। इसका मतलब प्लस यहाँ कितना है, C। ये इक्वेशन बन रही है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो इसका रिजल्ट ये जो अपनों ने लिखा है, ये जो रिजल्ट आएगा उसके समांतर क्रम में होने के कारण समांतर क्रम में डायरेक्ट ऐड करते हैं कैपेसिटर को, C1 प्लस C2 तो प्लस C, और इन दोनों का रिजल्ट यानी इसका ओवरऑल रिजल्ट कितना आएगा, वो C1 ही आएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, C1। अब इसको सोल्व करना है अपने को। अब मैंने कहा मैं अपना इसको सोल्व करना, ठीक है। तो कितना आएगा आपके अकॉर्डिंग इसमें, यहाँ देखिए C1 इजिकल टू C प्लस दिस वन। अब इसको अपने करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो C1 इजिकल टू, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, C प्लस C1, C प्लस C1 प्लस C1। ठीक है, एलसीएम लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, C1 C प्लस C1 इक्वल टू C प्लस C1 प्लस C1।
अब इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसके आगे सोल्व करते हैं। ये एक द्विघात समीकरण बनेगी यहाँ पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे चेक करते हैं वो क्या बनती है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, C1c प्लस C1 स्केयर इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करें C स्केयर प्लस CC1 प्लस CC1, ये है अपने पास। चेक करते हैं कि कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। CC1 से CC1 कैंसिल, ठीक है, और कुछ कैंसिल होने वाला इसमें नहीं है, तो इसको और आगे लिखें तो C1 स्केयर, इसको ले आते हैं इस साइड, माइनस CC1 माइनस C स्केयर इज इक्वल टू 0। ये अल्टीमेटली आता है अपने पास C1 स्केयर माइनस CC1 माइनस C स्केयर इक्वल टू 0 सोल्व करने के बाद। अब कंपेयर करते हैं अपने, ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इसका सॉल्यूशन अपने कैसे निकालते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्केयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ऐसे ही श्रीधराचार्य विधि कह सकते हो, उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू ये निकालते हैं अपने। यहाँ कंपेयर करते हैं अपने, x की जगह अपना कितना है C1, x की जगह C1, ठीक है, और c की जगह कितना आ रहा है C स्केयर, a की जगह a x स्केयर है यानी इसका गुणांक a, और b की जगह कितना है C1 है, ठीक है ना, यानी C1 का गुणांक कितना है c। ये सारी वैल्यूज़ लिखी, इसमें पुट करते हैं तो देखते हैं x की जगह अपने जैसे मैंने बताया कितना आएगा C1 इज इक्वल टू माइनस b देखिए यहाँ पर कितना है, माइनस का c है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का c प्लस माइनस अंडररूट b स्केयर का मतलब कितना आएगा यहाँ पर माइनस c का स्केयर यानी c स्केयर माइनस 4a का मतलब कितना है 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, c 4ac, c की जगह यहाँ c स्केयर लिखना है अपने को, तो 4c स्केयर, ठीक है। ये माइनस का c स्केयर है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, इससे कंपेयर करें तो ये प्लस c है, ये माइनस c स्केयर, तो c की जगह कितना है यहाँ माइनस c स्केयर, ये लिख दिया अपॉन 2a कितना है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा अपने पास। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं अपने, तो देखते हैं C1 इज इक्वल टू c प्लस माइनस, यहाँ देखिए 4c स्केयर और c स्केयर कितना हो गया 5c स्केयर, तो बाहर लेंगे तो कितना आ जाएगा c√5 अपॉन 2। इसको अगर सोल्व करें तो c कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा 1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2, तो ये आ जाता है अपने पास 1 प्लस माइनस √5 c अपॉन 2। किसकी वैल्यू आ गई है C1, और C1 क्या माना था अपनों ने कुल धारिता, तुल्य धारिता। अब यहाँ देखिए 1 प्लस समथिंग, दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, द्विघात समीकरण है, इसका मतलब इसके कितने मूल होते हैं 2 मूल होते हैं। यहाँ पर कौन कौन से मूल होंगे, एक तो होगा C1 प्लस √5 अपॉन 2 और दूसरा होगा C1 माइनस √5 अपॉन 2। और चूंकि अपने जानते हैं कि धारिता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, धारिता नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसमें प्लस वाली जो क्वांटिटी है वो ले लेते हैं अपने, तो इसलिए C1 इज इक्वल टू कितना आ गया C1 प्लस √5 अपॉन 2। तो ये आता है आंसर अपने पास C1 इज इक्वल टू 1 प्लस √5 अपॉन 2, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, इसमें कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम्पल है, तो इसको आप अच्छे से करें और इसका आंसर अपनों ने फाइंड आउट किया है।